सबको नमस्कार। सबका स्वागत है। आज का टॉपिक सभी के लिए इंटरेस्टिंग है। आपको बताए तो थोड़ा आपको ह्यूमरस लगेगा, जितना ये टॉपिक अविवाहित लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है उतना ही विवाहित लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है कि हमने ना हमारे नसीब में ये पार्टनर क्यों आया। भले ही अच्छा हो या थोड़ा सा कठिन हो, लेकिन ये सवाल हमेशा रहता है कि इतने सारे बड़े जग में इतने लाखों लोगों में से मैंने इसी को क्यों चुना। फिर ये नमूना कहिए या फिर कोई लाइक ना भाग्य की बात कहिए या फिर कोई भी ऐसा उदाहरण दे सकते हैं। या जो अविवाहित है वो तो सबसे ज्यादा परेशान है, और आजकल के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा मैं देखती हूँ कि लोगों को इतने कमिटमेंट इश्यूज है, इतना डर लगा रहता है कि बहुत लोग तो बोलते कि मैं शादी नहीं करूंगा, इससे तो अच्छा है। और कहीं कहीं उस डर के कारण वो कितने सारे रिश्ते ठुकराते रहते हैं, टाइम निकलता रहता है, टेंशन भी आता है, और इतना कॉम्प्लिकेशन इस एक डिसीजन के कारण होता है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा और कठिन कोई निर्णय रहा होगा इंसान के लिए। जॉब भी नहीं, क्योंकि हमें पता है जॉब बदल सकते हैं, पार्टनर नहीं बदल सकते। तो बहुत ही ये ना कहते इम्पोर्टेंट सा विषय बन जाता है हर एक के लिए, हर इंसान के लिए, फिर चाहे वो शादीशुदा हो, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, अविवाहित हो। तो सबके लिए ये रोचक टॉपिक है। और जैसे मैंने कहा, गुरु का काम ही होता है हमारे मन से पर्दे उठाना, हमारे बुद्धि पे पड़े हुए पर्दे उठाना, हमें सही तरह से सब कुछ देखने की शक्ति देना। आप कल्पना नहीं कर सकते इस एक चीज से कितना फायदा हो सकता है। आध्यात्म के बारे में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गुरुजी नौशीर का अध्यात्म बहुत सिंपल है। आपको आपका जीवन जीना आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो आपका सब आध्यात्म शून्य हो जाता है। तो सबसे बड़ा अध्यात्म है जीना सीखना, अच्छे से जीना आना। चाहे लाइफ कैसी भी हो, चाहे जीवन कैसा भी हो, उसमें भी स्थिरता से, खुशी से, संतुलन के साथ जीवन जीना ही सबसे बड़ा अध्यात्म है। और हर एक संत ने अपने उपदेश से पहले वो जी के बताया है। संतों का लाइफ कभी इजी नहीं होता था। कितने संतों की ना पत्नियां भी होती थी, और एक संत की पत्नी होना एक और टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन तो हमें बहुत लगता है कि संत के साथ शादी हो तो कितना अच्छा रहेगा, लेकिन उनके स्वभाव को झेलना झेलना यानी उसके स्वभाव के साथ एडजस्ट होना और उसको समझ पाना एक पत्नी की दृष्टि से बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि जो इंसान पूरे दुनिया को अपना परिवार मानता है, जिसका प्यार हर किसी के लिए समान हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते उसकी फैमिली के लिए ये कितना बड़ा इशू या इनसिक्योरिटी या अपना इंपॉर्टेंस तो कम नहीं है, कितने सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो जब इस लेवल का कोई इंसान शादीशुदा है, उनके फैमिली को बहुत अलग तरह के अनुभव आते हैं। भले ही बहुत लोग जब व्रत वगैरह करते कि शिवजी जैसा पति चाहिए, हम मांगते भी ऐसे है ना कि शायद भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे, उनको भी इतना एंटरटेनमेंट इस विषय में मिल जाता है कि ना उनका बहुत ही मनोरंजन होता होगा एक इंसान के लाइफ में। देखते हैं कि ये डिसीजन क्या प्ले करता है। उसके पहले मैं कुछ पिछले जो मेरे टॉपिक थे उसमें से थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी अपनी डेस्टिनी के बारे में। कुछ कुछ चीजें जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो निश्चित होती है, और वो इतनी निश्चित होती है कि वहां पे ऑप्शंस भी नहीं दिए जाते, यानी वही एक मार्ग आपको लेना पड़ता है। कहीं कहीं ऑप्शंस लिए जाते हैं लेकिन उसका आउटकम निश्चित होता है। शायद ये बहुत कंफ्यूजिंग लगे आपको, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देना चाहूंगी कि जैसे आपके नसीब में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ लिखी है, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ संपत्ति या धन लिखा है, लेकिन उसको कमाने के आपके पास काफी सारे ऑप्शंस दिए जाएंगे। आप डॉक्टर बन के कर सकते हैं, आप वकील बन के कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन के कर सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन के कर सकते हैं। यानी आउटकम फिक्स्ड है, लेकिन वहां तक जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। और यही अप्लाई करता है हमारी लाइफ की खुशी और दुख के लिए भी। ऑप्शंस होते हैं,
एक सर्टेन क्वांटिटी सुख हमारे जीवन में लिखा होता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ दुख हमारे जीवन में लिखा होता है। और सुख और दुख के झेलने के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत ही घटिया और बेकार ऑप्शंस से लेकर बहुत ही सुलझा हुआ मैच्योर ऑप्शन जो कि दुख आपको कम से कम कर सकता है, तो वहां पे वो आपके इंटेलिजेंस की, आपके मैच्योरिटी की टेस्ट होती है। और सुख के मामले में भी वही है कि आप कितना सीधा या कम कॉम्प्लिकेटेड रास्ता आप चुनते हैं या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता चुन के आपको वो खुशी मिलती है। तो इतने वेरिएबल्स भी यहाँ पे प्ले करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, लाइफ पार्टनर का जब यहाँ पे आता है तो दो उदाहरण गुरुजी हमेशा देते हैं कि जिनके लव मैरिज होते हैं उनके लिए कोई और ऑप्शन वहां पे होता ही नहीं। उसी व्यक्ति के साथ जुड़ना इतना निश्चित होता है कि दूसरा कोई मन को भाता ही नहीं, बिल्कुल पागलपन सा सवार हो जाता है। भले ही लोग चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि किसके प्यार में पड़े हो, लेकिन मती मारी जाती है, अंधा बहरा गूंगा होता है प्यार। मेरे हिसाब से मेरा खुद लव मैरिज था और तो ऐसे हालात में कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, आपको उसी तरह धकेला जाता है, लाइफ आपको धकेलती है कि आप वही ऑप्शन चूज करें। अब जो बंदों ने उनको ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि उनको अरेंज मैरिज का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको कई सारे पर्याय आपके सामने होते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, सुख और दुख निश्चित है, यहाँ पे आप डेस्टिनी को नहीं हरा सकते। लेकिन उस सुख दुख में भी वेरिएशंस होते हैं जो कि आपके निर्णय, आपकी समझ, आपके इमोशनल मेंटल बैलेंस से जो फर्क पड़ता है वो मायने रखता है। तो सोच समझ के निर्णय लेना उचित है। तो हम देखते हैं कि गुरुजी क्या बोलते हैं। लेकिन इंसान का चेहरा बदल सकता है, आपके हिस्से का सुख दुख नहीं बदलता। ये कहीं ना कहीं हमारे मन में हमें पूरी तरह से उतारना है, इस चीज को हमें याद रखना है, तो हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। इस चैप्टर का नाम है गेम सेट एंड मिसमैच, यानी ये जो प्यार का खेल है या फिर ये शादी का जो खेल है, इसमें हम सेटिंग तो बहुत करते हैं और फिर होता है मैच की जगह मिसमैच। तो ये क्या चक्कर है? किसी ने लास्ट इसमें ये प्रश्न पूछा था मुझे कि रिश्ते भगवान बनाता है, ऊपर बनते हैं, मेड इन हेवन बनते तो वहां पे हैं, लेकिन भाई भोगना तो इसी हेल में है। तो बने कितने अच्छे हो, वो आपकी सोल की प्रगति के अनुसार बनते हैं। यहाँ पे कोई आइडियल यानी आदर्श रिश्ता नहीं होता है। उन्होंने यही पूछा था कि कोई लोग शादी का सुख कितना अच्छे से एंजॉय करते हैं। बहुत लोगों के शादीशुदा जीवन में, वैवाहिक जीवन में इतने सारे कष्ट आते हैं, इतने सारे कंपैटिबिलिटी इश्यू आते हैं। तो आध्यात्म का क्या दृष्टिकोण हो सकता है वहां पे? अगर आप जीवन का आधार ही नहीं समझते तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही कंफ्यूज कर देंगी, आपको बहुत अचरज में डालेंगी। तो आध्यात्मिक जो एक आउटलुक है जीवन की तरफ, वो है हमने जीवन इसलिए लिया है कि हमारे आत्मा का शिक्षण हो, वो सीखे, वो एजुकेट हो। हम ये जन्म इसीलिए कभी नहीं लेते कि हम किसी के साथ कितना एंजॉय करेंगे या कितने सारे सुख होने चाहिए। नहीं, उस सुख का एक अलग कोटा है जो हमें एंजॉय करना है, लेकिन जन्म का उद्देश्य है आत्मा की प्रगति, आत्मा का शिक्षण, आत्मा का एजुकेशन। तो जो भी निर्णय आप आपके जीवन के लिए लेते हैं एज अ सोल, एज अ आत्मा, जब आप बनाते हैं आपका ब्लूप्रिंट, तब ये आपके ख्याल में होता है, ना कि ये कि यहाँ पे जाके इस व्यक्ति के साथ मुझे बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। वो कभी कभी वो भी अनुभव मिल जाएगा, लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अपोजिट होते हैं नेचर में। तो उसका भी खुलासा शायद इसमें आ जाए सामने। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे को पूर्ण बनाने के लिए, क्योंकि दोनों अधूरे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो दोनों के इम्परफेक्शन एक साथ आते हैं तो वो परफेक्ट बनते हैं। इसीलिए शायद जब वाइफ बहुत बड़बड़ी होती है तो हस्बैंड बहुत शांत होता है, हस्बैंड अगर बहुत सोशलाइजिंग होता है तो वाइफ बहुत रिजर्व होती है। तो क्योंकि दोनों फिर मिल के एज अ यूनिट वो बहुत बैलेंस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन
ये जो जुनून हमारे सर पे रहता है कि आदर्श और हमारे जैसा व्यक्ति होना चाहिए, हमारी सोच से मैच होता हुआ व्यक्ति होना चाहिए, तो भाई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति सिर्फ आप ही हो, आपके जैसा नमूना आप ही हो, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं, आप बहुत अनूठे हो। तो अगर कहीं ना कहीं हम ये जो जुनून है, ये जो पागलपन है, अगर ये ड्रॉप कर दे, और अगर ज्यादा किसी भी रिश्ते में ज्यादा सुख है और कम दुख है, तो वो परफेक्ट रिश्ता है, आप मान लीजिए। क्योंकि इस संसार में, इस भूलोक में ऐसा एक भी रिश्ता नहीं है जो हमेशा बहुत ही खुशियां देता हो और कभी भी उससे दुख नहीं होता है। ये इम्पॉसिबल है। हमारे बच्चे भी हमें दुख दे सकते हैं और देते भी है, लेकिन हम उन्हें माफ करते, वो अलग बात है। उसी तरह से पति पत्नी में थोड़ी झड़प होना या थोड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बहुत नेचुरल, बहुत नॉर्मल बात है। और कहीं ना कहीं वो आइडियलिज्म को हमें छोड़ना पड़ेगा। देयर इज नथिंग लाइक आइडियल। और शायद इसीलिए फिर बहुत अपेक्षा के साथ जब हम बोलते कि अभी ये मैच हो गया और वो टर्न आउट होता है कंप्लीट मिसमैच, तो देखते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिया हम खुद को कितना एनरिच करें, ताकि हम शादी के इस रिश्ते को ना ही सिर्फ पॉजिटिवली देखें, और चुनाव भी हम बहुत ना बिना डरे भी कर सकते हैं। तो शादी को देखने का ये नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने के लिए, कि हम एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे को सिखाने के लिए आते हैं। प्राइमरीली वी लर्न लेसन्स फ्रॉम अदर पीपल। अगर वो लेसन नहीं लर्न किए तो भाई फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और फिर हम ब्लेम गेम, हम फिर तकरार जो शुरू होगी वो पता नहीं कहाँ पे जाके खत्म होगी। तो ह्यूमन व्यूज को अलग रख के थोड़े एडवांस और थोड़े आध्यात्मिक व्यूज अगर आप देखें, तो हर शादी सफल ही होनी चाहिए, हर जीवन सफल ही होना चाहिए। और जीवन सफल का अर्थ ये नहीं है कि आपने कितनी खुशियां पाई, आपने कितनी वेल्थ जमा किया, आपने कितने सुखों को भोगा है। सक्सेस होता है आपने आपके ब्लूप्रिंट को न्याय दिया है, आपने आपके सोल को अच्छे से एजुकेट किया है, आपने हर चीज को अच्छे से पॉजिटिवली लिया है या नहीं, ये होता है सक्सेसफुल जीवन। बाकी तो सब चीजें यहीं छोड़नी है। जो आप लेके जाएंगे उसी पे तो सक्सेस बनती है, और जो आप लेके जाएंगे वो है आपका एजुकेशन और आपके कर्मा। तो कर्मा ना बिगाड़े, बाकी तो सब अच्छा ही है। तो देखते हैं गेम सेट और मिसमैच कैसे हो जाता है। Arguably, these are two decisions which to my mind are the most important and critical decisions a human being takes in his or her lifetime. The first is the choice of a career and the second is the choice of a life partner. तो गुरुजी बोल रहे ये दो सबसे कठिन निर्णय इंसान को लेने पड़ते हैं। उसका जीवन इसके ऊपर निर्भर रहता है कि कितनी खुशियां आए। इतना ये बड़ा निर्णय रहता है कि आप कौन सा प्रोफेशन चूज करें, आप कौन सा करियर चूज करें। उसमें गलती हो गई तो भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और शायद बहुत डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़े। और उसी तरह से लाइफ पार्टनर का भी डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसमें भी चूक हो गई है, इसमें भी हम इरेशनल से डिसीजन ले लिए तो भी काफी सारा भुगतना पड़ता है जिसकी जरूरत नहीं होती है। मुझे पता है आउटकम फिक्स्ड है, लेकिन बीच में हमारी समझ के लिए काफी सारे टेस्ट है। जो समझदार है वो अच्छी चॉइस करेगा और उतना कम दुख उसके नसीब होगा, नहीं तो हम मैक्सिमम भी दुख अट्रैक्ट कर सकते हैं। One may think both these will be influenced by destiny and the blueprint one is born with. हमेशा हमें लगता है कि ये तो नसीब की बात है, और हमेशा ये बोला गया है कि जीवन साथी नसीब की बात है, कौन क्या बनेगा नसीब की बात है, और नसीब पे थोपा जाता है। True, but within that blueprint there are multiple options and we do exercise a choice in respect of both career and partner. अगर आउटकम निश्चित है, जो सत्य है, लेकिन उस आउटकम तक जाने के रास्ते थोड़े अलग अलग होते हैं, और वहां का चुनाव, उन रास्तों का चुनाव या उस डिसीजन को लेने ना कौन सा मार्ग चुने या कौन सा पार्टनर चुने, कौन सा करियर चुने, यहाँ पे जो फाइन डिसीजन होता है उसके ऊपर भी काफी सारा डिपेंड करता है। However, let me also clarify that what happens to majority of people, the destiny to enjoy or suffer a certain career or a certain partner is so strong that external circumstances push us into making a particular choice. यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अगर
100% निश्चित है, आपकी डेस्टिनी में कोई ऑप्शन ही नहीं रखा कि आप कुछ और करें या किसी और को चुने, तो आपको परिस्थिति ही ऐसी बन जाएगी कि आपको बस वही एक ऑप्शन चूज करने के लिए मजबूर किया जाएगा, या फिर ना आप वो एक ही ऑप्शन चूज करोगे, जैसे लव मैरिज में होता है, या फिर जैसे कि एक ही दृष्टि है कि मुझे बस यही बनना है, एक जुनून सा रहता है कि मुझे बस डॉक्टर ही बनना है, और या आपके मन में भले ही हो, लेकिन परिस्थिति ऐसे हो जाती है कि आपको उसी रास्ते पे जाने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहता। तब आपको ये समझना है कि शायद यही एक आपके लिए निश्चित था और यही आपके लिए सही था। कभी कभी हम बहुत कोसते हैं हमारे नसीब को कि मती मारी गई थी, या फिर मैं क्या चलनी लेके गई थी जब भगवान जी बुद्धि बांट रहे थे। तो जी नहीं, कभी कभी आपके ना प्रारब्ध में कोई चीज अगर निश्चित है तो वो कैसे भी करके, वो जुगाड़ करके आपसे वही करवाया जाएगा, और वो आपके लिए सही ही होगा, आपकी आत्मा के लिए। मनुष्य के नजर में बहुत कुछ गलत हो सकता है, आत्मा की नजर से देखें तो शायद शायद ये जिंदगी बहुत अलग नजर आए, और शायद आपको इतना दुख भी सहन न करना पड़े। सो हमेशा आत्मा की तरह सोचने के लिए खुद को ट्रेन कीजिए। ये सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे गुरु ने मुझे दी है कि जब कभी मुझे दुख होता है, इमीडिएटली मेरा आत्मा वाला माइंड शुरू हो जाता है, और अपने आप से उस समझदार विजडम से मेरा दुख वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। तो ये मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती रहूंगी कि इंसान की तरह नहीं, एक आत्मा की तरह सोचना शुरू कर दीजिए। शायद ये जिंदगी इतनी अजीब ना नजर आए, ये बहुत स्पष्ट और बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आएगा। जो भी कुछ सच है वो आपको समझ में आएगा। द डेस्टिनी टू एंजॉय और सफर ये हो गया है। समटाइम्स वी आर सिंपली ब्लाइंडेड बाय द इमोशंस ऑफ द मोमेंट, एंड द फजी लॉजिक फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन ensures we take some pretty dumb decisions, which of course we realize in hindsight. तो कभी कभी भावनाओं के जोर से, या अपने ना ईगो बोलिए, या किसी भी ना सर्कमस्टेंसेस के प्रभाव से आप वही चुनाव करते हैं जिसको शायद आप पीछे तो सबसे मूर्खता भरा निर्णय था, ये मैंने कैसे ले लिया। लेकिन वो लेना बहुत जरूरी था आपके अगले लाइफ के एक्सपीरियंसेस के लिए, इसीलिए वहां पे कोई चॉइस ही नहीं होता है। उसी तरह से आपको लीड किया जाता है ताकि आप वो गलती करो, वो करना जरूरी था, वो डम डिसीजन लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उससे खुलता है काफी कुछ आत्मा के लिए, काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज। तो जो लगता है गलत है, एक्चुअली वो सही साबित होता है बाद में। कमिंग टू चूजिंग अ लाइफ पार्टनर, देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ चॉइस, नो मैटर हाउ स्लिम, unless one is getting married at gunpoint or being blackmailed। तो गुरुजी बोलते हैं शादी में भले ही बहुत नियति काम करती है, लेकिन वहां पे छोटा सा हल्का सा निर्णय आपके हाथ में भी होता है। अगर आपकी शादी गन पॉइंट में नहीं हुई है या ब्लैकमेल के कारण जबरदस्ती नहीं हुए है, तो चुनाव आपके हाथ में हमेशा रहता है, थोड़ा सा चुनाव आपके हाथ में रहता है। लेकिन जितनी मति मंद हो उस वक्त, जितना इग्नोरेंस ज्यादा हो, उतनी गलतियों के चांसेस बढ़ते हैं। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द डिसीजन टू गेट मैरिड इज मेड एंटायरली बाय द टू पीपल कंसर्न। जग में कहीं भी आप देखो, ये निर्णय सिर्फ वो दो लोग ही लेते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है। हाउएवर इन साउथ एशिया, यानी इस साइड में, जग में, भारत और आसपास के जो देश है, particularly India, the system of family arranged marriage is the norm across large section of society, regardless of caste, community, affluence or education। तो भारत और आसपास के देश छोड़ के दुनिया भर में ये डिसीजन सिर्फ वो दो ही लोग लेते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है, मुझे एक दूसरे से शादी करनी है। लेकिन हमारे देश में पर्टिकुलरली, फिर किसी भी जात का हो, धर्म का हो, भारत में अभी भी फैमिली इस चुनाव में बहुत सारा रोल उनका रहता है, और प्रिडोमिनेंट रहता है, यानी डोमिनेंट रोल रहता है। सो प्रिडोमिनेंट is this practice that despite education and international exposure, a child is completely conditioned to believe that choice of life partner is the prerogative of parent and family, and the individual has a very small role to play in this decision। अब शायद परिस्थिति बदली है, किताब थोड़ी पहले लिखी थी गुरुजी ने, लेकिन अभी भी इतनी भी नहीं बदली
अभी भी 50-60% बच्चों को यही लगता है कि ये माँ बाप का कर्तव्य है उनके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढना, या जब उनको नहीं मिलता है अपने आप से तो वो माँ बाप को ही बोलते कि आप ढूंढो। और ये इश्यू बहुत लोगों को खलता है कि मैं कैसे मेरे लिए पार्टनर ढूंढूं, जबकि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है बाकी सारे जग में। तो मुझे लगता है भारतीय जो बच्चे हैं, अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर अपने आप से नहीं मिला तो हमेशा माँ बाप के ऊपर ये बोझ डालने की जरूरत नहीं है कि वो आपके लिए ढूंढे। आप भी उसमें एक्टिवली शामिल हो सकते हैं, और शायद आजकल बच्चे खुद से ही ढूंढने लगे हैं। काफी सारे मैट्रिमोनियल साइट्स पे बच्चे खुद जाते हैं, लेकिन अभी भी मुझे पता है 40-50% पेरेंट्स ही इनिशिएटिव लेते हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स पुश भी कर सकते हैं, या पेरेंट्स की ही चॉइस मैटर करती है। इतना बड़ा भारत में ये विरोधाभास है बाकी जग से। कितना भी हमारा शिक्षण या एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या कितने भी एडवांस हम क्लेम करें, यहाँ पे आके काफी सारे लोग वहां पुराने ही सिस्टम को फॉलो करते नजर आते हैं। दिस इज नॉट टू से दैट लव मैरिज डजंट टेक प्लेस। जैसे गुरुजी ने बोला कि ऐसे नहीं है कि लव मैरिज होती नहीं है, they increasingly do as the next generation is asserting its right to decide for itself। बिल्कुल सत्य, गुरुजी ने उसी वक्त प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जनरेशंस पास होंगे ये डिसीजन इंसान खुद लेना चाहेगा कि मुझे ये चुनाव मैं करूंगा या मैं करूंगी, मेरे लाइफ का पार्टनर का चुनाव मैं करूंगी, ना कि पेरेंट्स करेंगे। बट इफ वन हैज टू सी द स्टैटिस्टिक्स, लव मैरिज आर स्टिल इन अ वोफुल माइनॉरिटी। लेकिन कितना भी हम कहते ना प्रगत खुद को बांधते हो या खुद को ना एडवांस बोलते हो, स्टैटिस्टिक्स तो अभी यही बताती है कि अरेंज मैरिज आर स्टिल ना प्रोमिनेंट। यहाँ पे फैमिली के डिसीजंस अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनीवे, माय इशू इज नॉट विथ लव मैरिज और अरेंज्ड वंस, इट्स विथ द हु टेक्स और इन्फ्लुएंसेस द फाइनल कॉल। गुरुजी बोल रहे हैं मुद्दा यहाँ पे ये है ही नहीं कि शादी अरेंज्ड है या लव मैरिज है, मुद्दा ये है कि लास्ट डिसीजन, फाइनल कॉल किसका होगा। In case of love, the issue is settled as fuzzy logic takes over and family, friends, society, in short, the whole world can go to hell when two lovers decide to come together। तो लव मैरिज में तो बहुत सिंपल होता है, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो फिर किसी का भी डिसीजन मैटर नहीं करता है, और वो दो न जीव एक साथ किसी भी प्रेशर में न आते हुए वो निर्णय ले लेते हैं कि हमें एक साथ जीना है और हम शादी कर रहे हैं। तो फिर फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी कोई भी बीच में नहीं आ सकता। दे कैन गो टू हेल, जहन्नम में जाए सब, हम लोग तो शादी कर रहे हैं इस तरह से। However, in arranged marriage, besides the numerous extraneous considerations involved and the number of people whose opinions matter, the family astrologer is given top priority and all too often has the dubious distinction of calling the shots। ये इतना कटु सत्य है कि कितने भी हम एडवांस हो जाए, कभी कभी हम दूसरों के ऊपर इतना ज्यादा हम डिपेंड हो जाते हैं इस इम्पोर्टेंट डिसीजन के लिए जो कि उस व्यक्ति को लेना है। उस पे काफी सारे लोग अपने ओपिनियंस देते हैं, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। और मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि कितने लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए कि वो इतने पिता बोलता है कि इज्जत उनकी कितनी है समाज में, वो बोलती कि वो सब खानदानी है ना, यानी पैसा वैसा भरपूर है ना, ब्रदर सिस्टर्स बोलते वो सब छोड़ो दिखने में अच्छा है ना, फ्रेंड्स बोलेंगे अरे एजुकेटेड है। वो इंसान को समझ में ही नहीं आता है कि क्या देखे। और अगर मर्जी हुई तो गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सेमिनार डिजाइन किया है ना जेंडर वाइज करके, जहां पे हम इंडिविजुअली पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग अलग वो सेमिनार रखा है गुरुजी ने, ताकि कुछ बातें उनको डिसीजन ये लेने में इजी बने और इतनी गलतियां ना हो और समझ में आए कि एग्जैक्टली किस बात पे ये निर्णय होना चाहिए लाइफ पार्टनर का। तो वो शायद ऑनलाइन अभी लेना पड़ेगा, तो वो देखेंगे। अगर आप सबकी इच्छा हुई तो मैं ऑनलाइन वो ले सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे
गुरुजी जब बोलेंगे तब मैं लूंगी। लेकिन अभी हम वापस आते हैं कि अरेंज मैरिज में कौन कौन से लोग अपने ओपिनियन देते हैं और इसमें निर्णय होता है एस्ट्रोलॉजर का भी, जो भविष्य बताते हैं ना, उस ज्योतिष जो होते हैं ज्योतिषाचार्य, उनका भी एक रोल यहाँ पे शादियों में बहुत बनता है। और कितनी बार तो हमने देखा है कि ज्योतिष बोलता है कि ये मांगलिक है, ऐसा है, इसके जीवन में ये होगा, और वो शब्द हम कितने भी पढ़े लिखे हों वो शब्द हम काट नहीं सकते, वो मन में कहीं ना कहीं रह जाते हैं। और कितना डिसीजन हो भी गया हो तो उसके सकता है, ज्योतिष के एक वाणी से सब कुछ नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक एडवांस्ड ओवरलुक ज्योतिष शास्त्र के ऊपर और उस व्यक्ति के ऊपर जो इतने कहते हैं ना कॉन्फिडेंस से आपको ये सब कह रहा है, तो कहाँ पे हमारी बुद्धि को चालना देके हमें भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो गुरुजी ने बहुत अच्छा एडवाइस दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये एडवाइस आप भी फॉलो कीजिए और काफी सारे लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए, ताकि हम अंधा बन के कोई भी निर्णय ना ले। हमारा कॉन्शियस, हमारी समझबूझ, हमारी विवेक बुद्धि भी उसमें शामिल हो, बस यही गुरुजी को बोलना है। तो अगला इस तरह से दे रहे हैं। नाउ फॉर अ मोमेंट लेट मी डिस्कस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ मैरिजेस एज एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि गुरुजी के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं ये लेके कि ये लड़की, लेकिन एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम क्या करें। तो इसीलिए बहुत अधिकार वाणी से और बहुत अनुभव से गुरुजी हमें गाइडेंस दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, इज एस्ट्रोलॉजी फॉर रियल, डज इट हैव सम सेमी साइंटिफिक बेसिस। तो पहला सवाल यही है कि क्या ज्योतिष शास्त्र इतना खरा है जिसके ऊपर पूरा विश्वास रखा जा सकता है, क्या इसको कोई वैज्ञानिक आधार है। तो गुरुजी बोलते हैं द आंसर इज यस टू बोथ द क्वेश्चन। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र एक पूरा शास्त्र है और बहुत ही साइंटिफिक कैलकुलेशन के ऊपर ये आधारित है, तो इस शास्त्र में कोई भी कमी नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, डू पोजिशन ऑफ स्टार्स एट बर्थ एंड प्लैनेटरी मूवमेंट्स रियली अफेक्ट अस। तो जन्म के समय की जो ग्रहों की स्थिति है या उनका जो भ्रमण है, क्या उसका परिणाम मनुष्य के ऊपर होता है। तो इसके लिए गुरुजी का आंसर ये है, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट इज लाइक टेकिंग अ स्नीक पीक at your blueprint, showing the major potentials in life. Due to their magnetic properties, planetary movements thereafter act like timing devices along the way, indicating where various windows of opportunities will present themselves. At times, they help in indicating situations and circumstances that enter our life over which you have no control. तो गुरुजी ये बोल रहे हैं कि ये जो जन्म कुंडली होती है वो इस तरह से होती है कि एक छोटा सा आपको ना आपके प्रारब्ध का थोड़ा सा अंदाज आए, स्नेक पीक, यानी आप थोड़ा सा जैसे झुक के देख के अंदाज आएगा, उतना ही, पूरा नहीं आता है, लेकिन थोड़ा सी आपको झलक मिल सकती है कि आपका डेस्टिनी, आपका विधि लिखित, आपका प्रारब्ध किस तरह से बना है या किस तरह से काम कर रहा है। क्योंकि ये सारे जो प्लैनेट्स होते हैं इनकी एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है और ब्रेन हमारा इन्फ्लुएंस होता है उससे, और सारे सर्कमस्टेंसेस टाइमिंग डिवाइस होता है। इतना बड़ा लाइफ है, आप सोच नहीं सकते। एक फैक्ट्री में जैसे हर मशीन का सिंक्रोनाइजेशन होता है, मशीन के एक सीक्वेंस होता है कि किस तरह से वो प्रोडक्ट किस किस मशीन से गुजरेगा, वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो टाइमिंग खराब हो गया तो कहीं बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, बहुत सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो लाइफ में भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा व्यक्ति आपके लाइफ में कब आएगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में कब आएगी, उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे, ये सब टाइमिंग डिवाइसेस प्लान करते हैं। तो उनका प्रभाव लाइफ पे बनता है और उसी के कारण जो लिखा हुआ प्रारब्ध है वो एग्जीक्यूट होता है। उसका कहते हैं ना उसका लाइफ एग्जीक्यूशन के लिए भी मुझे शब्द नहीं आ रहा, एग्जीक्यूशन होता है जो लिखा है वो इन ग्रहों के प्रभाव से।
तो जिस वक्त उसी वक्त वो सारे अलार्म्स जैसे सेट हो जाते हैं। तो अलार्म बजने के बाद प्रारब्ध को हमें पता नहीं चलता सटली, लेकिन लाइफ गेट्स इनटू मोशन कि इस अभी ये टाइमिंग आ गया है, इसके लाइफ में ये चीज होनी चाहिए, या अभी टाइमिंग आ गया है, इसके लाइफ में ये इंसान आना चाहिए। इस तरह से इन ग्रह प्रभाव से सारी घटनाएं घटित होती है। तो ये और किस टाइम पे कौन सी चीज होगी वो इन ग्रहों के भ्रमण से या इनके प्रभाव से तय होता है। और कभी कभी हमें ये भी थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है जब लाइफ में हमें समझो कि जो चीजें हमारे और हमें समझ में नहीं आ रहा है, उस वक्त अगर हमने थोड़ा सा रीडिंग लिया तो हमें थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि क्या चल रहा है, किसके कारण और क्या प्रभाव के कारण मेरे लाइफ में ये सारी चीजें घटनाएं हो रही है। क्योंकि स्पेशली जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है तब ये जानना जरूरी होता है कि किस फेज से जा रहे हैं, स्थिर बुद्धि से निर्णय ले पाए। तो यस, एस्ट्रोलॉजी प्लेज सम रोल इन, उसका ना आधार हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैन वन डिपेंड ऑन एस्ट्रोलॉजी टू गिव अ फुल हेड? ध्यान से सुनिए, क्या ज्योतिष शास्त्र पूरा पूरा सत्य हमें बता सकती है, पूरा मिलके बता सकती है? तो इसका आंसर नो है, जी नहीं, मोस्ट डेफिनेटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। एस्ट्रोलॉजी सफर्स फ्रॉम द सेम लिमिटेशन एज ऑल अदर फ्यूचर टेलिंग मेथड्स। तो ये शास्त्र इतना प्रगल्भ नहीं है, सही शब्द दिया है आपने, एग्जीक्यूशन, क्रियान्वित होने के लिए प्लैनेट्स काम करते हैं, ग्रह काम करते हैं, कि आप जो कहते हैं ना लिमिटेशंस है उनको आप जान लीजिए, या फिर किसी भी फ्यूचर प्रेडिक्शन मेथड से, फिर वो टैरो कार्ड हो या रेखा शास्त्र हो या फेस रीडिंग हो, कोई भी भविष्य बताने का जो शास्त्र है उसके लिमिटेशंस पता होने चाहिए। किसी भी शास्त्र में ये क्षमता ही नहीं है कि इतना अद्भुत जो हमारा प्रारब्ध बना है और जिस लेवल पे बना है उस जानकारी हमें दे सके। अगर वो होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या था? अगर मुझे पता चलता कि ऐसे करने से ये होने वाला है तो वो मैं करती ही नहीं ना। तो कितना भी व्यक्ति वो प्रतिष्ठित हो और प्रशिक्षित हो, अनुभवी हो, और ये शास्त्र कितना भी प्रगत हो, यहाँ पे आके उसका लिमिटेशन शुरू हो जाता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि सारे समस्याओं के ना उत्तर आपको ये शास्त्र दे सकता है, या फिर ऐसे आपको लगने लगे कि अरे ज्योतिष शास्त्र आ गया ने फिर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। नहीं तो फिर जिस खेल की शुरुआत हमने यहाँ पे की है वो खेल हम खेलेंगे कैसे? ये खेल ब्लाइंड फोल्ड ही खेलना है, क्योंकि उसी में हम सीख सकते हैं। तो सब कुछ अगर खुल गया राज, तो फिर कौन जीव अपना जो लेसन सीखना है वो सीखेगा और जो कर्म करना है वो करेगा। तो यहाँ पे आके आपको ये सीखना है कि आप फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते इसके ऊपर। फर्स्टली, द कॉम्पिटेंसी, एक्सपर्टाइज एंड ऑनेस्टी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर कम्स इनटू क्वेश्चन। अब भाई हर गली में आप देखो 2-4 ज्योतिषी रहते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका अनुभव कितना है, उसने कितना उसका अभ्यास किया है, कितनी डेप्थ में, कितनी गहराई से उसका अभ्यास किया है। और एक बात और जो जरूरी होती है एस्ट्रोलॉजर के लिए वो है इंट्यूशन, क्योंकि ये मैथमेटिक्स जैसा शास्त्र रहता है। तो सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन उस जवाब को इंटरप्रेट करना, उस जवाब को कहने ना उसका सही अर्थ निकालना, ये एक खूबी है और ये इंट्यूशन से आती है। अब कितना उसका इंट्यूशन है उस हिसाब से अर्थ बदलता जाता है। इसलिए आप 4-5 लोगों के पास घूम के आओगे तो उनके जो प्रेडिक्शंस है उसमें थोड़ा बहुत फर्क आपको नजर आएगा, क्योंकि हर एक उस सवाल के जवाब को अलग अलग तरीके से अपने मैच्योरिटी, अपने हिसाब से तोल मोल के उसका अर्थ लगाएगा। तो बहुत कुछ वहां पे वेरिएशंस या परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। देयर इज नो ह्यूमन हु इज एन इनफैलिएबल एक्सपर्ट इन एनी फील्ड ऑफ डिविनेशन।
ये बात भी आपको गांठ बांध लेनी चाहिए, ऐसा इंसान ही नहीं पैदा हुआ जो कि किसी का भी भविष्य पूरा पूरा 100% सफाई से बता सके। पास्ट बताते हैं, भविष्य नहीं। पास्ट क्योंकि वो हो चुका है, वो घट चुका है, वो अभी कॉन्क्रीट यानी वो फिक्स हो चुका है, उसको बताना कौन सी बड़ी बात है। तो बहुत सारे लोग भ्रमित करते हैं लोगों को, उनका पास्ट में जो जो हुआ है वो बता के तो हमारा विश्वास आ जाए, लेकिन भविष्य को प्रेडिक्ट करे पूरा पूरा सही सही, ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो फिर तो वो पूरा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा, पूरा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो फैसिलिटी भगवान ने किसी को नहीं दी, वो बुद्धि किसी को नहीं दी। इट्स ऑलवेज लाइक ड्राइविंग थ्रू थिक फॉग, ईच वन कैन हैव सेवरल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द रोड अहेड। जैसे आप एक कोहरा है, एक धुंध है और उसमें से आप चल रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कि कितने सारे रास्ते सामने हैं, आप अंदाजा ही होता है। तो हर ज्योतिषी आपको ही देगा, आपको कंक्लूजन नहीं देगा, अंदाजा ही होता है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता। सेकेंडली, ऑल फॉर्म्स ऑफ डिविनेशन इंक्लूडिंग एस्ट्रोलॉजी ओनली शो पोटेंशियल्स लाइक अ रोड मैप शोज द रूट। दूसरी एक चीज जो आपको समझनी है वो है, वो अंदाजे दें लेकिन एक ही रास्ता नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनी है उसमें एक रास्ता है ही नहीं, उसमें 100 पोटेंशियल्स है, उसमें 100 रास्ते हैं। आप गूगल मैप खोलते हो तो आपको तो बार बार वो खोलना पड़ता है, क्योंकि आप एक गली में जाओगे तो 100 रास्ते और खुलेंगे, और आप मैप पे ही देख रहे हो तो रास्ता सामने का आपको कैसे नजर आएगा। शास्त्र जो है भविष्य बताने का, फिर उसमें एस्ट्रोलॉजी भी आता है, वो अंदाजे देते हैं, वो प्रेडिक्शंस देते हैं, वो ना कहते हैं आपको एक फेंट आइडिया देते हैं, वो पूरा पूरा सत्य नहीं बता सकते। ये मैप जैसा होता है, जैसे एक्चुअल रास्ते पे चलना और मैप को फॉलो करने में बहुत सारा फर्क होता है, उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी और अपने जीवन के ऊपर अपनी नजर होने में बहुत फर्क होता है। तो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होना, यानी गुरुजी बोलते हैं कि आपने विंड स्क्रीन के ऊपर मैप चिपका दिया है और उसको देख के आप रास्ते पे गाड़ी चला रहे हो, आपके कितने एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी का अपना एक महत्व है, लेकिन इतना नहीं कि आप सहारे जीवन जीने का प्रयत्न करो। Not take into account variables like free will and other choice, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप क्या निर्णय उस क्षण लोगे और आपके सामने कितने पर्याय मौजूद होंगे, इसका पूरा पूरा अंदाजा आपको कभी नहीं देगी, और आप आपके डेस्टिनी को एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके बीट नहीं कर सकते। उसके ऊपर है और कितने सारे फैक्टर्स आपके लाइफ को बदल सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, जब आपको अगर इसके ऊपर ज्यादा ओवरव्यू का टॉपिक मैंने कवर किया है, आप वापिस वो वीडियो सुनिए तो पता चलेगा कि आपकी डेस्टिनी को बदलने के गुरु कृपा होती है, आपकी साधना होती है, आपका आत्मविश्वास होता है। उन लोगों की डेस्टिनी बहुत अलग तरह से अनफोल्ड होती है और वो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैंने कितने उदाहरण आपको बता सकती हूँ कि गुरुजी के पास एक माँ आई थी, बड़ी चिंतित थी, कहती थी कि मेरे बेटे के कुंडली इस प्रकार है कि सारे लोग रिजेक्ट करें कि इसके नसीब में डिवोर्स लिखा है, इसकी शादी हो गई तो वो टूटेगी जरूर। और वो माँ और बेटा दोनों ही गुरुजी के बहुत ही करीबी शिष्य थे, बहुत ही है। माताजी नहीं अभी उनकी, लेकिन वो बेटा अभी भी बहुत ही स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ गुरुजी है, बहुत ही करीबी शिष्य है। गुरुजी ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, जब तक मैं इसके पीछे हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। बस डेस्टिनी बदल गई। वो बच्चा इतना अच्छा लाइफ पार्टनर उसके लाइफ में है कि दूर दूर तक डिवोर्स क्या आर्ग्यूमेंट्स के लिए भी कोई स्कोप नहीं हो सकता। तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो आप ज्योतिष यानी आखिरी कभी नहीं मानना, नहीं तो वो बहुत बड़ी गलती कर देंगे। अगर आपके लाइफ में लिविंग गुरु है, अगर आप किसी भगवान की प्रार्थना करें, वो आशीर्वाद शामिल हो जाता है, या फिर आप बहुत बैलेंस के साथ निर्णय ले रहे हैं तो भी गलतियां कम करेंगे और वो जो प्रेडिक्शन है वो धरी की धरी रह सकती है। सो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कितना आधार लेना है वो एक क्वेश्चन है। नाउ अप्लाई एस्ट्रोलॉजी टू मैरिज। अब यहाँ पे आता है मैरिज का किस्सा।
The astrologer studies both horoscopes, lists the number of qualities or gunas that we have common to both, then pronounces the final judgment. Match और mismatch. यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिषी भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि कॉमन लोग जो होते हैं ना, वो गुण मिलन करते हैं, पत्रिका मिलन नहीं. और बहुत सारे ज्योतिष इस गुण मिलन के बहुत अगेंस्ट है, क्योंकि वो बोलते हैं कि इससे कोई अंदाजा नहीं आता कि कितने गुण मिल रहे हैं, और लोग खुश हो जाते हैं, अरे 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, बिल्कुल ये मैरिज तो जैसे भगवान ने बनाया है, जैसे भगवान शंकर पार्वती या फिर लक्ष्मी नारायण जैसा जोड़ा रहेगा ये. और 36 का आंकड़ा ऐसे होता है भाई लोगों, एक दूसरे के ना मुंह इधर होते हैं, तो 36 गुण अगर मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका बिल्कुल स्मूथली सब चला जाएगा, और ना ही ये है कि 10 गुण मिल रहे हैं तो उनमें झगड़े ही झगड़े होंगे. मैरिज बहुत अलग तरह से एग्जीक्यूट होता है, कार्यान्वित होता है, या फिर उसमें दोनों लोगों की मैच्योरिटी का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है. सिर्फ गुणों से क्या होता है, जो एक्चुअली उस ड्रामा में प्ले कर रहे पार्ट, उनका ज्यादा हिस्सा होता है उसमें, उनकी मैच्योरिटी का, उनके व्यवहार का, उनके स्वभाव का ज्यादा हाथ होता है. तो अगर आपको मेल करनी है तो पूरी कुंडली मैच होनी चाहिए, सिर्फ गुण मिलन नहीं, उससे कुछ नहीं होता है. Assuming the astrologer is competent, all he can see is the stars are the between two people. कितना भी अच्छे दर्जे का वो भविष्यवेत्ता हो, भविष्य ज्योतिषाचार्य हो, वो एक अनुमान ही लगाएगा कि इन दोनों का लाइफ होगा, लेकिन 100% कोई भी गारंटी कैसे दे सकता है कि उस क्षण, उस परिस्थिति में दो भविष्यवेत्ता क्या समझ सकता है. तो कभी कभी चीजें जितनी कठिन दिखाई जाती है प्रारब्ध में, शायद वो उतनी कठिन हो ही नहीं, या कभी कभी बहुत ही हल्की दिखाई जाए और हम अपनी से उनको बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं. तो काफी है सिर्फ ग्रहों या फिर जो का सहारा लेना ही आंसर नहीं है. The two people are not supposed to come together and the relationship. इसका अगर ज्योतिषी ने कुछ बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों अच्छा मैरिज या रिलेशनशिप डिजास्टर ही होगी, ये जरूरी नहीं है. अब भाई लोगों, पूरे देश में तो कुंडली नहीं देखी जाती, अमेरिका देखता है. ये तो सिर्फ शादियां वहां पे भी होती है और वहां पे भी निकती भी. तो ये सवाल कहीं ना कहीं उठना चाहिए कि कहीं कहीं तो मैं सोचती हूँ फैमिलीज क्योंकि उनको मना करना है, अब डिसेंटली कैसे मना करे, तो ये एक जरिया आजकल बन गया है कि कुछ पत्रिका नहीं मेल खा. यहां तक मैंने देखा है कि लोग कितना मैनिपुलेट कर लेते हैं. तो मेरे स्पिरिचुअली मैच्योर सोल से तो रिश्ते निभते ही निभते हैं, उसमें कोई, क्योंकि जितना आप मैच्योर हैंडलिंग करते हैं उतना ही आपका लाइफ सुलझा हुआ रहेगा. अंधकार में, अज्ञान में, इमोशंस में आके लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो उतना ही गलत. तो लाइफ में आपका खुद का व्यक्तिमत्व, आपका खुद का व्यवहार, स्वभाव, वो सक्सेस डिसाइड करता है, ना कि एस्ट्रोलॉजी, ना कि आपके प्लैनेट्स. प्लैनेट्स तो बस सिचुएशन लाते हैं, उस सिचुएशन में आपका व्यवहार क्या होगा. वेदर अ रिलेशनशिप इज अ सक्सेस और डिजास्टर डिपेंड्स ऑन हाउ द टू पार्ट हैंडल. हॉरोस्कोप कैन प्रेडिक्ट दैट. ये वाक्य कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अब अगर किसी के शादी में जा रहे हो तो ये उपहार उनको दीजिए उनको, और पढ़ने को बोलिए. और ये वाक्य को कहते हैं ना, पेंट करके, डेकोरेट करके दीजिए कि शादी की सक्सेस किसी की चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बट उन दो जीवों के ऊपर डिपेंड करती है जो एक साथ जीने जा रहे हैं. उनके स्वभाव के दोष और गुण ये डिसाइड करेंगे कि वो, या हैंडलिंग, अपने दोषों को वो किस तरह से हैंडल करते हैं. दोष तो हम लेके आते हैं, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल हम कर सकते हैं, उनका शमन कर सकते हैं, बेटर हैंडल कर सकते हैं. और उसके ऊपर सक्सेस है, ना कि हॉरोस्कोप के ऊपर. तो कितनी भी कुंडली मिलाई हो, अगर इमैच्योर सोल्स है तो वो 36 गुण
विंडो के बाहर होंगे और इतने लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इतने मनमुटाव हो सकते हैं कि फिर आप वो उस ज्योतिषी को ढूंढने जाओगे, किसने बोला था कि हमारी शादी सक्सेसफुल होगी। और वहां पे ऐसे भी जीव है जिन्होंने कुछ ना देखते हुए भी शादियां की है, कोई भी कुंड मिलन नहीं हुआ, कोई भी पत्रिका नहीं देखी गई, और फिर भी बहुत अच्छे से समझदारी से उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया है। तो यहाँ पे आके ये समझना बहुत जरूरी है। What I am trying to say is horoscopes are redundant to prescribe the success or failure of marriage. तो आधार अगर आप कुंडली का ले रहे हैं ये प्रेडिक्ट करने के लिए कि ये शादी सक्सेसफुल होगी कि नहीं, तो वो बहुत ही ज्यादा कहते डिजास्टर यानी बहुत ही खतरनाक होगा। इफ द स्टार्स कुड एक्चुअली फोरटेल देन द होल लॉट ऑफ डिवोर्स लॉयर्स वुड गेट ऑन गवर्नमेंट डोल। ये बिल्कुल सही बात बोली है। अगर पत्रिका इतना कहते हैं ना 100% दावा कर सकती है सक्सेसफुल होगा, तो सारे डिवोर्स लॉयर्स का जॉब चले जाएंगे, उनको गवर्नमेंट की ना हेल्प पे जीना पड़ेगा, वो लॉयर्स आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। सो इवन when an astrologer predicts doom for a perspective match, the couple can have a long, harmonious and fulfilling relationship if they make a little effort to make it work. लेकिन हमारा दिमाग ना उल्टा काम करता है, और कभी कभी ना ये दिमाग में बैठ जाता है। किसी ज्योतिष ने आपको बोल दिया कि आपका इसके साथ नहीं बनेगी, अब वो बात तो दिमाग में आ गई, आप रोज उसको रिपीट कर रहे हो, फिर थोड़ा सा भी कुछ हो गया, आपको बात देखो उस ज्योतिषी ने बोला था ठीक नहीं होगा, और आपका हैंडलिंग ही फिर उल्टा होगा, क्योंकि आपके मन में मान लिया है कि वो निभेगा ही नहीं, तो फिर कैसे निभेगा। ये माइंडसेट की बात है। जिसको निभाना है ना वो निभा के ही रहता है, नो मैटर व्हाट, अनलेस, ये मैंने गुरुजी के शब्द में आपको बता रही हूं, अगर आपकी जान को खतरा नहीं है, अगर आपके आत्मसम्मान आपको बिल्कुल नौकर, बिल्कुल ही बहुत बदतर अपमान कर करके रखा नहीं गया है, यानी मेंटल इमोशनल अब्यूज में नहीं रखा है, तो हर शादी सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे चांस है। बस ईगो को कंट्रोल कीजिए, बस अपने स्वभाव के दोषों को कंट्रोल कीजिए। और रियली मेरा तो ये सौभाग्य होगा कि आप लोगों को ये मैं नॉलेज दे पाऊं, रिलेशनशिप जी ने हम लोगों को दिया है, तो सच में कितने सारे रिश्ते टूटने से पहले बच जाएंगे और बनने से पहले ही निखर जाएंगे। तो जरूर लूंगी। आज भी अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो एस्ट्रोलॉजी की वजह से नहीं है, आपके गुण दोषों की वजह से, और वो ठीक भी हो सकता है। नजरिया बदलना है कि ये ठीक हो सकता है, यही आपको समझाना है। डोंट गिव अप। और जब तक रिश्ते में दुख ज्यादा नहीं हो सुख से, उस रिश्ते को बरकरार रखिए, उसको संजोइए, उसको सींचिए ताकि दुख कम हो जाए, क्योंकि हर रिश्ते में थोड़ा सुख थोड़ा दुख, ये सृष्टि का नियम है। जब तक सुख का पलड़ा ज्यादा है और दुख का कम है, तब तक उस रिश्ते को न्याय देने, उसको निखारने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। फिर वो पार्टनर का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, उसको न्याय दीजिए, तोड़िएगा नहीं। तोड़ना बहुत सिंपल सी चीज है, उसमें क्या लगता है। ओके, सो अगला हम ये देखते हैं। कॉन्वर्सली, a couple slated for a dream marriage by an astrologer could land up in the divorce court in a few years if not months. तो ये भी सत्य है कि कितनी भी कुंडली मिली जुली हो, अगर ठीक से हैंडलिंग नहीं हुआ तो डिवोर्स हो सकता है। आई एम एब्सोल्युटली सर्टन most arranged marriages that fail or where the couple live in misery have been given very high marks by some astrologer before marriage. कहीं ना कहीं हम उस पे ज्यादा भरोसा कर देते हैं, उस प्रेडिक्शन पे कि हाँ इसने बोला इस लड़की से या इस लड़के से शादी करो, बस सुख ही सुख होगा। नहीं, सुख और दुख आपके व्यवहार से है और एस्ट्रोलॉजर के प्रेडिक्शन से नहीं है, उसके अंदर। फाइनली लेट्स गेट वन थिंग वेरी क्लियर, यू कैन, अगर डेस्टिनी में आपके कुछ ऐसे रिश्ते रखे हैं जहां से दुख सीखने, जहां से आपको कर्मा का हिसाब किताब चुकाना है, तो
प्रेडिक्शंस हो, आप उस वो अवॉइड नहीं कर सकते, वो आपके साथ होता ही है। कितनी बार मैंने ये देखा है कि लोग डिवोर्स ले लेते हैं लेकिन उनका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ है उस पार्टनर के साथ, लेकिन दुख नहीं बदलता, किसी और तरीके से वो दुख आ जाता है। तो यहाँ पे स्पिरिचुअल बेंड होना, स्पिरिचुअल टूल्स साथ में होना बहुत जरूरी है। और गुरुजी कोई भी आता है, पहली शुरुआत उसकी अध्यात्म की ऐसे ट्रेनिंग से होती है जो लाइफ हैंडलिंग स्किल्स सिखाता है, जो रिलेशनशिप हैंडलिंग स्किल्स सिखाता है। उसके बाद वो आध्यात्मिक मार्ग पे लेके आते हैं। पहले वो यही सिखाते हैं कि अपना लाइफ मैनेज करना सीखो, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो, उसके ऊपर हीलिंग यानी उपाय करना सीखो। नहीं तो कितना भी अच्छा आपका प्रारब्ध हो, कितना भी अच्छा भविष्य हो, आप उसको मिस कर सकते हैं, उसको पूरा बर्बाद कर सकते हैं। और वैसे भी हम डेस्टिनी को बदल नहीं सकते, उसको जीना तो है ही। तो जितना प्रगल्भता से, जितना मैच्योरिटी से जिएंगे, उतनी गलतियां कम होंगी और उतना अच्छा एक्सपीरियंस लेंगे, उतना जल्दी जल्दी सीखेंगे परिस्थिति से, लोगों से, उतनी जल्दी जल्दी कर्जे चुका देंगे, तो लाइफ वैसे ही सुंदर ही है। इफ यू हैव टू सफर, जैसे सफरिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, वो ताना बाना इसी तरह से बुना है, एक धागा सुख का एक धागा दुख का, लेके ही ये जीवन का वस्त्र बुना गया है। और उस दुख में भी बहुत सुख छुपा है, क्योंकि उस दुख से ही हम बढ़ते हैं आगे, उस दुख से सीखते हैं, उस दुख से वैल्यू सीखते हैं। तो सुख और दुख दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब दुख आता है, कंप्लीट योर कर्मा, आपके कर्मा कंप्लीट कीजिए, आपके जो लेसन है, लाइफ लेसन है, वो जल्दी जल्दी सीखिए, उसमें समय ना गवाइए। बहुत बार हम लड़ने झगड़ने में समय गवाते हैं, उसके बजाय अगर क्या लेसन है मेरा, मुझे क्या सीखना है, या कर्मा कंप्लीशन हो रहा है क्या, तो उस तरह से अगर आपने उपाय किए तो इतना सफरिंग झेलने की जरूरत नहीं है। सो डम द क्रिस्टल बॉल गेजर्स and marry whoever your heart desires, because even if you get a great spouse, you can always get a worst boss. तो जिससे दिल करता है, जिसके ऊपर दिल लगा है, उससे शादी कर लीजिए। किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर भविष्यवेत्ता ने, ज्योतिषाचार्य ने आपको ये कहा है कि आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, तो शायद आपके कर्मा एक वर्स्ट बॉस आके चुका सकता है। तो एस्केप कहीं है ही नहीं, तो डरना क्यों है? टेक द प्लंज, कूद जाइए। शादी ऐसा लड्डू है जो खाए तो भी पछता है, न खाए तो भी पछता है। मेरी फिलोसफी है, खा के पछताइए, एटलीस्ट स्वाद तो आ जाएगा। सो जो भी डरे हुए हैं मेरे ख्याल से इसमें डरने की कोई बात नहीं है। वर्क ऑन योर मैच्योरिटी, वर्क ऑन योर हैंडलिंग स्किल, पीपल हैंडलिंग स्किल। रिश्तों को कैसे निभाना है, रिश्तों को कैसे हैंडल करना है, वो सीखिए। और हर रिश्ते को आप खूबसूरत बना सकते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कीजिए कि और खराब मत कीजिए, और डैमेज मत कीजिए, और कर्मा ना बढ़ाइए। बस यहीं पे आके ये चैप्टर खत्म होता है। इतनी सुंदर सीख यहाँ पे गुरुजी ने दी है। लाइफ पार्टनर मैं बताती हूँ बहुत मेजर रोल प्ले करता है पेरेंट्स के बाद। उसके थ्रू आते हैं, उसके थ्रू बहुत सारे कर्मा भी कंप्लीट होते हैं, क्योंकि हम इतने पास एक दूसरे के भगवान ने रखे हैं ताकि हम एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे की अच्छाइयां बाहर निकाले, ना कि बुराइयां। और इस रिश्ते को ज्यादा खूबसूरत करना आपके हाथ में है, और स्पॉइल करना भी आप ही के हाथ में है। इसमें आप भविष्य को या अपने डेस्टिनी को और प्रारब्ध को दोष नहीं दे सकते, ना ही भगवान को। धन्यवाद। आई होप आपने इसका आनंद लिया होगा। तो अगले चैप्टर के लिए हम मिलेंगे मंगलवार के दिन।